और इस बार जो बैक टू विलेज हुआ, इसमें मैं एक और बात बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और खासकर ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, ताकि वो इसलिए था कि लोग जाकर वहां पे लोग समस्या ना बताएं और सरकार की वहां पे किरकिरी ना हो। अगर आप सच में चाहते हो कि लोगों का भला हो, लोग गांव में रहें, गांव में लोगों को सुविधा मिले, तो उस पर काम कीजिए। मजाक ये ऐसे कि बैक टू विलेज एक दिन के लिए रख लिया, 2 दिन के लिए रखा, ऑफिसर वहां पे जाएंगे, उल्टा गांव के लोगों को तंग करेंगे कि चेयर लाओ, हमारे खाने पीने का बैठने का अरेंजमेंट करो जी, तो गांव के लोगों के लिए उल्टा आप बोझ बनते जा रहे हो। गांव के इलाके ग्रीन बेल्ट कर दिए, ताकि वो कहाँ पे वो ग्रीन बेल्ट में वहां पे कोई काम नहीं कर सकते, आप मकान नहीं बना सकते, दुकान नहीं बना सकते, बेच नहीं सकते। तो ऐसे जो फार्मूले लगा के सरकार हमें मारना चाहती है, हमारा कत्ल करना चाहती है, जे सरकार का फंडा है। बाकी कोई बैक टू विलेज नहीं है, कुछ नहीं है, सब मजाक है। इसी साहब के बच्चे, एडिशनल डीसी साहब के, एसडीएम साहब के, जहाँ तहसीलदार साहब के, जहाँ बाकी जितने भी सीईओ साहब के, जेडीओ साहब के, सारों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएं, गवर्नमेंट ये ऑर्डर निकाल लेना कि किसी भी सरकारी ऑफिसर का बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। जाएं वो सरकारी स्कूल में, देखना सभी स्कूल का एक दिन में सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में, ये मरे जो मर्जी हो, इनका कोई इनके फ्यूचर का उनको चिंता ही नहीं है। अगर चिंता होती तो आज तो वहाँ पे बाबा ही लूट रहे हैं एडिशनल डीसी साहब, जब वहां पर जाकर के देखो ये हमने कार्रवाई कर दी। तो अगर ये पहले की होती तो बच्चों का बेस बन जाता। अगर 9 तक बच्चा जो इस कंडीशन में पहुंचा तो उसके लिए कसूरवार तो एडमिनिस्ट्रेशन भी है। और सरकार क्या कर रही है, चोरों को बचाती जा रही है, और जो शरीफ लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम किया उनको हरास कर रही है। ये इनका एजेंडा है। सरकार इतनी सुविधा दे रही है, एक स्कूल में 4 बच्चे हैं और 4 ही वहाँ पे टीचर लगाए हुए हैं, करोड़ों के हिसाब से सरकार उसमें खर्चा कर रही है, तो प्रोग्रेस क्यों नहीं देखती? वहाँ पे बच्चे क्यों नहीं है, ये भी देखना चाहिए सरकार को। ये सारे डिपार्टमेंट मैं कह रहा हूँ, जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, इनकी प्रोग्रेस भी देखिए कि आप इतने एम्प्लॉइज जो आपने रखे हुए हैं, इतने दौरे कर रहे हो, इतनी स्कीमें हैं, क्या वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रही है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछिए कि अनाज अगर जहाँ पे हो नहीं रहा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? बैक टू विलेज का चौथा चरण जो है वो कल हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में उसका समापन हुआ। कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके रहे। जब बैक टू विलेज जब शुरू होना था तो उससे पहले भी ये चर्चाओं में रहा, और जब बैक टू विलेज अब हालांकि ये समाप्त हो गया है तो अब ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। बेसिकली बैक टू विलेज है क्या, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्स सरपंच और बारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान श्याम सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे कि बेसिकली जो है ये बैक टू विलेज प्रोग्राम है क्या, इसको क्यों शुरुआत की गई थी इसकी, और जो इसका इम्पैक्ट है वो किस प्रकार का पड़ा है। श्याम जी, सीधे शब्दों में आपसे पूछेंगे कि ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम ये है, बड़े जोरों शोरों में ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा ये चलाया जा रहा है और कल इसका समापन हुआ। बहुत सारी पंचायतों में अमूमन तौर पर देखा गया कि जो पंचायतों की, जो गांवों की जो समस्याएं हैं वो एज इट इज ही हैं, आज भी हैं। पहले भी जो बैक टू विलेज प्रोग्राम होते रहे हैं उनमें वो फाइलों में ही वो जो आपके PRIs जाते हैं या फिर आप लोग जाते हो, वहां पर बताया जाता है कि हमारी ये समस्या है, कोई बिजली को लेके है, पानी को लेके है, मूलभूत सुविधाओं को लेके जो समस्याएं हैं वो एज इट इज आज भी वैसी की वैसी ही है। और जबकि चौथा चरण जो बैक टू विलेज का है वो समापन हो गया, उसका कल समापन हो गया। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक आई वॉश है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का है, या फिर ये जो एक पंचायती राज है उसको किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है? देखिए सुशील जी, जय माता दी। मैं जम्मू परिवर्तन का धन्यवाद करता हूँ। देखिए बैक टू विलेज जो कंसेप्ट था, सरकार की नज़र में ये क्या है, लेकिन मैं अपनी नज़र से बताना चाहता हूँ कि बैक टू विलेज था कि लोग शहर की तरफ ना आए और गांव की तरफ वापस जाएं, ताकि गांव में भी वो अपना गुजारा ठीक तरीके से कर सकें। क्योंकि एक लोगों का था कि लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे थे। तो सरकार का ये कंसेप्ट तो क्लियर था, ये जो हमें समझ आया। हो सकता अब इन ऑफिसरों की नज़रों में क्या है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमें ये समझ आ रहा था कि लोग गाँव की तरफ आए। लेकिन सुशील जी, एक मेन बात यह है कि लोग गांव की तरफ आएंगे क्यों और करेंगे क्या, वहां पर खाएंगे क्या, ये सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए थी। एक तो जहां तक रही बात सुविधा की, कि सुविधा लोगों को वहां पे गांव में है या नहीं है, ये तो आप मीडिया के लोग भी जानते हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है कि गांव के अंदर बिजली की बहुत ज्यादा कंटेनमेंट रहती है, कमी रहती है, पानी की कमी है, सड़कों की कमी है। लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी आज प्रॉब्लम जो गाँव में आ रही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंदरों की वजह से हर गाँव में आतंक है। वहाँ पे
जितने भी जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और वेजिटेबल ख़त्म हो गए हैं। जो भी जहाँ पे भी इरिगेटेड जो लैंड थी वो सारी की सारी बेकार हो चुकी हैं। और जितने भी ये जो एग्रीकल्चर पर्पस जो लोगों का जो थे, जो एग्रीकल्चर पे ही अपना गुजर बसर करते थे, वो सारे के सारे वहाँ पे बंदरों के आतंक की वजह से ख़त्म हो चुका है। तो मुझे जब समझ नहीं आता कि सरकार जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से लोगों का वहाँ पे गुजारा मुश्किल है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और आप ऐसे ही ऑफिसरों को, एक बड़े ऑफिसर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप कमीशन सेक्रेटरी को एक गांव में भेज देते हो, उसका कंसर्न ही कोई नहीं है गांव से जिन लोगों के जिनका डायरेक्ट कंसर्न रहता है, उन लोगों को वहां पे जाकर सुनना चाहिए था कि लोगों की प्रॉब्लम है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं थोड़ी सी आपको एक मिसाल दूंगा कि हमारे गांव की ये जो नियरेस्ट जो गांव है, जो चांडुआ गांव है, पाखा है, डडूरा है, ये इरिगेटेड लैंड है इसमें। और आप सब लोग जानते हो कि जहां से मैक्सिमम वेजिटेबल कटरा में आती थी, जहां पे प्याज बहुत ज्यादा होता था, और भी बहुत सारी वेजिटेबल जो अपने गुजारे के लिए और बाजार में भी जाती थी। लेकिन अब मैं दावे से कहना चाहता हूं कि 100% ये खत्म हो चुकी है। 100% मैं कह रहा हूं, टोटल खत्म हो चुकी है। फ्रूट्स जो थे, जहाँ पे लोकल आप जानते हो, चंबा में इतनी बड़ी नर्सरी थी और चंबा का फ्रूट था, डडूरा में फ्रूट था, बागता में, जहाँ आगे कुन्या में पूरा एरिया जब फ्रूट से भरा हुआ था, लेकिन आज टोटल खत्म हो चुका है। तो मुझे बताओ कि जब हमारी कोई इनकम ही वहां पे नहीं रहेगी, कोई सोर्स ही हमारे पास नहीं रहेगा। आज मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि जहाँ पे अनाज जो होता था हमारे लिए, जिससे हमारा गुजारा चलता था, मक्की की फसल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, टोटली 100% खत्म हो चुकी है कि मक्की जहाँ पे बिल्कुल इन गाँव में नहीं होती। जहां तक कणक की बात है, कणक भी बिल्कुल समझ लो। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों जो कणक की मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी चांडुआ गांव में मोटा जहां तक मुझे पता है कि 600 के करीब जो है कनाल जमीन जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें हमारे लोगों ने गंदम लगाई थी, गेहूं लगाई थी। लेकिन मुश्किल से मेरे ख्याल में पूरे गांव में 100 बोरी कणक नहीं हुई है। तो आप रेशो लगा सकते हो कि जब गवर्नमेंट की एक स्केल है कि एक कनाल जमीन पे दो बोरी कणक होती है, तो अगर 600 कनाल जिसमें कणक लगाई गई थी, तो 100 बोरी कणक नहीं हो रही है, तो मैं बताऊं लोग गुजारा करेंगे कैसे, क्या खाएंगे? मैं टोकूंगा आपको कि ये जो आप बता रहे हो, ये खेती-बाड़ी टोटली बंदरों की वजह से डिस्टर्ब हुई है। बिल्कुल और ये जो बंदरों का एक शायद सरकार की नजर में एक छोटा सा इशू हो, पर जहां पर आपकी 500 बोरी कणक होती थी, तो आज 100 बोरी हो रही है ड्यू टू बंदरों के उसकी वजह से आपकी खेतीबाड़ी पूरी इफेक्ट हुई है। क्या ये सवाल जो है बंदरों को लेके बैक टू विलेज में रखा गया आपकी तरफ से या नहीं रखा गया? अगर रखा गया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? देखिए सुशील जी, पिछले 15 सालों से मैं बंदरों के लिए लड़ रहा हूँ, और बदकिस्मती की बात है कि जितने भी ऑफिसर हैं वो इस प्रॉब्लम समझ नहीं रहे हैं। वो मजाक लेते हैं हमारा कि बंदरों की बात करते हैं जी। मैं कह रहा हूँ बंदरों की वजह से हम लोग भूखे मरने पे आ गए हैं। और जहां पर मैं बताऊं कि बेरोजगारी इतनी हो रही है, आप मुझे बताओ कि लोग शहर की तरफ नहीं आएंगे तो गांव की तरफ क्या करेंगे? गांव में जब हम अनाज भी वहां पे नहीं होता, फ्रूट नहीं होता, वेजिटेबल वहां पे नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास है ही नहीं, तो हम गांव में करेंगे क्या? ये ऐसे ही उल्टा इन्होंने नारा लगा दिया कि बैक टू विलेज। कहां बैक टू विलेज? क्या करेगा वो आदमी? मुझे बताए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जहां पे दावे से चैलेंज करना चाहता हूं, ये मैं 3 गांव के नाम नहीं बता रहा हूं, ब्लॉक पैंथल के अंदर, जहां ब्लॉक कटरा के अंदर जितने भी गांव, मैक्सिमम गांव का यही हाल है। लोग खाएंगे क्या करेंगे वहां पे रह के? और ये सरकार नारे दे रही है बैक टू विलेज। क्या है बैक टू विलेज? कैसे लोग वहां पे अपना गुजर बसर कैसे करेंगे? फिर रही बात सुविधा की, कहां सुविधा है सर? 12-12 घंटे बिजली कंटेनमेंट है, कोई सुविधा नहीं है, कोई जहां पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ ये कागजों में है और ये दिखावा है। जी मैं कहना चाहता हूँ सर, पैंथल ब्लॉक से भी आपने डीडीसी का चुनाव लड़ा हुआ है। हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम से 3 दिन पहले हमने वहां पर एक दौरा किया था, और वहां के कंसर्न जो पंच सरपंच पीआरएस मेंबर्स हैं उनसे हमारी बात हुई थी। वहां पर एक हमने देखा था कि एक इरिगेशन का 1985 में एक वहां पे प्रोजेक्ट लगाया गया है, और वहां पर वो अगर प्रोजेक्ट चलता है, अगर वो पानी लिफ्ट होकर नहर उनकी चल पड़ती है, तो वहां पे जितनी भी उनकी लैंड है वो सारी इरिगेटेड हो जाएगी। तो आखिरकार क्या ऐसी वजह है कि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो उसको आज की डेट में ऐसे धराशायी कर दिया गया है और नजरअंदाज किया गया है लोगों को भी वहां? देखिए सुशील जी, जो सरकार का ये था कि ये बीडीसी डीडीसी बिठाना इसीलिए था कि लोगों की डेवलपमेंट हो। ये एक प्रोजेक्ट नहीं है। मैं जज जरनाले में 3 प्रोजेक्ट आपको ऐसे बता सकता हूँ जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। कई सालों से वो ऐसे पड़े हुए हैं कि सरकार का पैसा लग जाता है, लेकिन आधे अधूरे काम छोड़ दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकायदा लोगों का पैसा, जो जनता का पैसा जो है जिसके वहां पे वेस्ट किया गया, और लोगों को उसकी सुविधा नहीं हो रही, ना तो वो उसका मकसद हल हुआ, तो इसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पैंथल में आप चले जाइए, वीडियो ऑफिस के साथ में कम्युनिटी हॉल बन रहा था, तो उसमें आधा अधूरा पिलर तक काम हो गया, उसके बाद कोई आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि वो पैसा गया कहाँ, क्यों नहीं बना, क्या कारण रहा।
तो ये अपनी मनमानी से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चंद लोग मिले हुए हैं, वो अपने तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। लोगों को कोई बेनिफिट, मैं कह रहा हूं बैक टू विलेज को छोड़िए, कोई भी सरकार की स्कीम जो है वो सरकार लोगों को, आम लोगों को नहीं मिल रही है। मैं दावे से कहना चाहता हूं, आप चाहे किसी एंगल से सोच लीजिए इसको। ये सारे डिपार्टमेंट मैं कह रहा हूं, जैसे हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, इनकी प्रोग्रेस भी देखिए कि आप इतने एम्प्लॉइज जो आपने रखे हुए हैं, इतने दौरे कर रहे हो, इतनी स्कीमें हैं, क्या वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो रही है? मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप ये पूछिए कि अनाज अगर जहां पे हो नहीं रहा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जब गांव में अनाज ही नहीं हो रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्या? मैं तो ये सजेशन करूंगा कि इनको घर भेज दीजिए, ताकि लोगों के ऊपर एक बोझ तो कम हो जाए। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि हम भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल कोई नहीं। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं, हमने पिछले साल जो थी, जैसे हमने 40 कनाल पे गंदम लगाई थी, तो 6 बोरी का गंदम हो रही है। तो मुझे बताओ उसमें क्या करेंगे? आप देख लीजिए उसमें कास्ट क्या आती है। बुआई का खर्चा आता है, बीज का आता है, खाद का आता है, फिर काटने का आता है, लेबर का आता है, तो उसके बाद जिम्मेदार को मिलता क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वो लोग हैं, गांव में रहने वाले हम वो लोग हैं जो मेरे ख्याल में 100 रुपए किलो से भी महंगा आटा खाते हैं। ये बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि आप देख लीजिए हमें वो आटा पड़ता किस भाव है, कितनी मेहनत करके हमने। अगर 10 कनाल पे हमको 2 बोरी कणक मिल रही है, तो मुझे बताओ कुछ किस कास्ट में पड़ती होगी वो। तो इसलिए ये सब मजाक है। मैं कहना चाहता हूँ अगर सरकार सीरियस है तो इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लीजिए। जिन ऑफिसरों ने गांव के दौरे किए हैं, किन किन लोगों की क्या क्या समस्या थी, किन किन चीजों पे चर्चा हुई है, उन पे अगली अगर आप बैक टू विलेज करोगे तो कम से कम उसमें क्लियर कीजिए कि किन चीजों पे काम हुआ है, किन पे नहीं हुआ है और क्यों नहीं हुआ है। ये चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज ये मजाक है सारा, बैक टू विलेज का कोई फायदा नहीं। सिंह साहब, बेसिकली पंचायती राज जो है आपके हिसाब से वो उसका ये बैक टू विलेज भी उसी का एक हिस्सा है कि पंचायती राज को पूरे अच्छे तरीके से उसको डेवलप करना और लोगों की समस्याओं को सुनना। तो आपके हिसाब से जो पंचायती राज आज की डेट में है वो टोटली फेल हो जाएगा? देखिए, जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम की बात है, हमारे पंच सरपंच जो इलेक्टेड होके आते हैं, लोगों को बड़ी आशा होती है कि ये लोग आकर काम करेंगे, लेकिन सरकार जब उनसे कॉपरेट नहीं करेगी तो वो बेचारे क्या करेंगे? सरपंच पंच अपनी वजह से, अपनी जरिए से तो पूरे दौड़ रहे हैं, आप सारे दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे आप देखो कोई कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि पंचायती राज सिस्टम था एक, हो सकता है पंचायतों में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, कुछ पंचायतें ऐसी है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से मीटिंग नहीं हो रही है, वहाँ पे प्रॉपर पब्लिक के साथ कोई मीटिंग नहीं हो रही है, पंचायत के रेजुलेशन नहीं डाले जा रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वो तो ऑफिसरों को देखना चाहिए। मैं जहाँ पे आपको क्लियर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एसीडी साहब हैं, वो तो ऐसे डिक्टेटर होकर जहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमने 20 बार उनसे कंप्लेन किया, 1-2 पंचायत की हमने कंप्लेन की कि प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो देखते नहीं है, कोई काम नहीं करते, क्योंकि पता नहीं उनकी कहीं अप्रोच है ज्यादा, तो वो कोई बात करने को तैयार नहीं होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में चाहते हो कि लोगों का भला हो, लोग गांव में रहें, गांव में लोगों को सुविधा मिले, तो उस पर काम कीजिए। मजाक ये ऐसे कि बैक टू विलेज 1 दिन के लिए रख लिया, 2 दिन के लिए रखा, ऑफिसर वहां पे जाएंगे, उल्टा गांव के लोगों को तंग करेंगे कि चेयर लाओ, हमारे खाने पीने का, बैठने का अरेंजमेंट करो जी, तो गाँव के लोगों के लिए उल्टा आप बोझ बनते जा रहे हो। और इस बार जो बैक टू विलेज हुआ, इसमें मैं एक और बात बताऊं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और खासकर ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को बिल्कुल इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, ताकि वो इसलिए था कि लोग जाकर वहां पे लोग समस्या ना बताएं और सरकार की वहां पे किरकिरी ना हो। इसलिए लोगों को, क्योंकि आपने देखा मैक्सिमम बैक टू विलेज फ्लॉप हुआ, गांव में लोग ही नहीं थे, ऑफिसर ज्यादा थे, लोग नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो ये पूछना चाहिए, मैं एसीडी साहब को पूछना चाहिए, बीडीओ साहब को पूछना चाहिए कि क्यों लोग नहीं आ रहे हैं। क्या आपने लोगों को बुलाया था? नहीं बुलाया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं बुलाया था। किसी पंच ने गांव में जाकर नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था, किसी ने कोई नहीं कहा था। तो इसलिए कैसे ये चीजें कामयाब होंगी, ये बड़ा प्रश्न। सिर्फ और सिर्फ आईवाशी है। बिल्कुल आईवाश, 100% आईवाश है। तो इसका क्या मतलब, फिर लोगों की समस्याएं तो वहाँ की वहाँ पे ही रहेंगी। बैक टू विलेज अगली बार भी होगा, चलता रहेगा, फाइलें आएंगी, फिर से खोलेंगे, फिर से ऑफिसर आएंगे, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। इसका क्या एक स्थायी हल क्या है इस चीज का? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कंसर्न जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं किसी भी महकमे के, वो वहां पे आए, लोगों की समस्याएं सुने और उस पर काम करें। अगर उनका जो ग्राउंड स्टाफ है वो काम कर रहा है तो प्रोग्रेस भी तो दिखनी चाहिए ना। मैं जैसे मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट जहाँ पे तो है ना, उसके एम्प्लॉइज भी जहां पे हैं, तो मुझे बताइए कि उनको ये भी पूछिए कि आप हार्टिकल्चर पे काम तो पिछले 10 सालों से कर रहे हो, लेकिन फ्रूट कितना निकल रहा है जहां से? जहां एग्रीकल्चर वाले अगर काम तो कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का वहां पे गंदम कितनी हो रही है, मक्की कितनी हो रही है? मक्की की फसल जहां पे बिल्कुल 100% खत्म हो चुकी है बंदरों की वजह से। तो अगर बंदरों का इलाज नहीं आप करोगे तो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, ये क्या मजाक है? किस लिए ये गाँव में भेज रहे हैं आप इनको? पहले तो आप बंदरों का इलाज कीजिए। जब तक बंदरों का इलाज नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? आप लोग बोलते हैं गाँव के लोग क्या करेंगे? गांव के लोग नशे में पड़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, क्या करें? वो शहर की तरफ भाग रहे हैं, क्या करेंगे? शहर में आकर रोजगार उनको मिल नहीं रहा,
तो फिर ये भागा दौड़ी में यही है, बस क्राइम ही करेंगे बच्चे और क्या करेंगे। कोई सोर्स नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे गांव में बिल्कुल बेरोजगार होते जा रहे हैं। क्योंकि हम अगर आज इतने सोर्स गांव में है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारे पास अगर 4 कनाल जमीन है, वहां पे हम कोई हार्टिकल्चर का अच्छा प्रोजेक्ट लगा लेते हैं, तो कम से कम हम फ्रूट जब तैयार होगा तो हम मार्केट में लाएंगे तो पैसा हमें मिलेगा। मुझे बताओ, जब वो बंदर पेड़ ही नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर हम वहां पे क्या करेंगे। तो इसलिए गांव में और कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। मजाक बनाने के लिए कभी सरकार कहती है कि हमने वो आप लेमन ग्रास लगाई है। मैं पूछना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आपने लेमन ग्रास पे पिछले 10 सालों से क्या प्रोग्रेस निकाली है, कितना तेल निकाला है, बताइए मुझे। क्या उस पर लोगों का गुजारा हो सकता है? आप बोलते हो एलोवेरा लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। अगर लगाए हैं आपने तो उसकी प्रोग्रेस दिखाइए कि एलोवेरा से आपको कितनी इनकम हुई, ब्लैक पेंथल में एलोवेरा से कितनी इनकम हुई, आंवला लगाया कितनी इनकम हुई, और किसी फ्रूट से कितनी इनकम हुई। कुछ नहीं है, नथिंग। ये सारा का सारा आईबाश है और प्रोग्रेस इसकी कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रोग्रेस चेक कीजिए। आप ग्राउंड स्टाफ को पूछिए कि अगर आप एग्रीकल्चर में, हार्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में, सेरिकल्चर में, किसी में भी काम कर रहे हो तो उसकी प्रोग्रेस तो दीजिए कम से कम, कि उस गांव से कितनी पैदावार निकली है, ताकि लोग गांव में अपना गुजारा कर सकें। अदरवाइज लोग भागेंगे गांव से, गांव छोड़कर। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जहां एक पैंथर ब्लॉक की बात बताऊं, कटरा का भी कुछ इसमें एरिया पड़ता है। ये केडीए की वजह से यहाँ पे मास्टर प्लान जो लागू हुआ उसमें मैक्सिमम एरिया इन्होंने ग्रीन बेल्ट कर दिया। पिछले कई सालों से हम लड़ रहे हैं। मुझे बताओ कि आपने पूरा एरिया की ग्रीन बेल्ट कर दिया। लोग ग्रीन बेल्ट में यह है कि मकान भी नहीं बना सकता, दुकान नहीं बना सकता, कोई काम नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं हमारी जमीनें बेकार करके हम बेच के भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो ग्रीन लैंड है उसको तो उसका फर्क नहीं करता, वो बिकेगी भी नहीं। हम जाएंगे कहां? हम तो जहां पे मरेंगे, बिल्कुल भूखे मरेंगे। जो सरकार ने ऐसा अरेंजमेंट हमारे लिए किया है कि केडीए लगा दिया, ग्रीन बेल्ट कर दिया इलाका, मैक्सिमम गांव के इलाके ग्रीन बेल्ट कर दिए, ताकि वो कहां पे वो ग्रीन बेल्ट में वहां पे कोई काम नहीं कर सकते। आप मकान नहीं बना सकते, दुकान नहीं बना सकते, बेच नहीं सकते। तो ऐसे जो फार्मूले लगा के सरकार हमें मारना चाहती है, हमारा कत्ल करना चाहती है। ये सरकार का फंडा है, बाकी कोई बैक टू विलेज नहीं है, कुछ नहीं है, सब मजाक है। श्याम जी, अगर बात करें बैक टू विलेज को लेके एक स्कूल एजुकेशन की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये हाल ही में आपने भी एक वीडियो देखा होगा, हमारे एडीसी साहब एक रियासी डिस्ट्रिक्ट के एक दूर दराज गांव में गए थे, और दरमाड़ी में भी एक एसडीएम साहब को आपने देखा होगा कि वो 9वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को पूछ रहे हैं कि एक आप इसका मीनिंग बताइए आप, कि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ये एसडीएम साहब ने पूछा तो उनको आया नहीं, साइंस का मीनिंग नहीं 9th क्लास के बच्चों को आया। तो कहीं ना कहीं पे ये मतलब साल में एक बार दौरा करना और बच्चों को इस प्रकार से पूछना, फिर बोलना कि हेड मास्टर साहब को तलब करो, उनको तलब करो, ये करो, वो करो, कहाँ तक ये चीजें जाएगी? देखिए सुशील जी, बहुत बड़ी बात है कि अगर 9th में पढ़ने वाला बच्चा अगर ये नहीं बता सकता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसके लिए कसूरवार कौन है? बेस ही बच्चों का खराब हुआ है। मैं कह रहा हूं कि वहां पे सीओ साहब भी रियासी में रहते होंगे, जेडीओ साहब भी वहां पे होंगे, पहले भी एडिशनल डीसी साहब होंगे, या डीसी मैडम वहां पे, या दूसरे। तो ये अगर बेसिक वहां पे देखते, जब फर्स्ट से बच्चा पढ़ रहा था तब जाकर चेक किए होते हैं इन्होंने। आज तो जो वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को वहां पे उसके कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं कहता हूं जो ऑफिसर वहां पे रहे हैं, अगर समय से वो वहां पे कार्रवाई करते, बच्चों को चेक करते, तो ये बच्चों का ये हाल नहीं होता। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके लिए एक और बड़ी बात यह है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, वो सारे अपने बच्चों को क्यों नहीं स्कूल में छोड़ते, सरकारी स्कूलों में। अब उनको नौकरी सरकारी चाहिए और बच्चे उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। इसका मतलब सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे सिस्टम जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए वो ये कसूर किसका है? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का है, सरकार का कसूर है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अगर डीसी साहब के बच्चे, एडिशनल डीसी साहब के, एसडीएम साहब के, या तहसीलदार साहब के, जहां बाकी जितने भी सीईओ साहब के, जेडीओ साहब के, सारों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएं, गवर्नमेंट ये ऑर्डर निकाल लेना कि किसी भी सरकारी ऑफिसर का बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। जाएं वो सरकारी स्कूल में, देखना सभी स्कूल का एक दिन में सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो जानते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में, ये मरे जो मर्जी हो, इनका कोई, इनके फ्यूचर का उनको चिंता ही नहीं है। अगर चिंता होती तो आज तो वहां पे बाबा ही लूट रहे हैं एडिशनल डीसी साहब, जब वहां पर जाकर के देखो ये हमने कार्रवाई कर दी। तो अगर ये पहले की होती तो बच्चों का बेस बन जाता। अगर 9th तक बच्चा जो इस कंडीशन में पहुंचा तो उसके लिए कसूरवार तो एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वहां का डिपार्टमेंट है, सीओ साहब एजुकेशन के वो क्या करते रहे, जेडीओ क्या करता रहा, वहां का स्टाफ क्या करता रहा। तो ये सारी चीजें स्कूल को टाइम पे अगर आपने चेक किया होता, वहां पे लोगों का टेस्ट लिया होता, बच्चों को देखा होता कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या उनके पास है, तो ये सारी चीजें होती, लेकिन वो है नहीं।
तो इसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चरमराया हुआ और खत्म हो चुका है। मैं बताता हूँ, कोई भी अच्छा आदमी, मैं कह रहा हूँ गरीब लोग जो दिहाड़ी लगाते हैं, जिसके मुश्किल से वो अफोर्ड कर रहा है, लेकिन वो अपने बच्चों को अकेडमी में भेजना, प्राइवेट अकेडमी में भेजना अच्छा समझता, क्योंकि उसको मुझे पता है वो फीस नहीं दे सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे के माँ बाप हैं स्कूल में पेंडिंग पड़े, प्राइवेट स्कूलों में अभी उनकी बहुत सारी मतलब बकाया पड़ा हुआ है, लेकिन वो सोचता है कि मेरे बच्चे की लाइफ बन जाए। अगर सरकार इतनी सुविधा दे रही है, एक स्कूल में 4 बच्चे हैं और 4 ही वहां पे टीचर लगाए हुए हैं, करोड़ों के हिसाब से सरकार उसमें खर्चा कर रही है, तो प्रोग्रेस क्यों नहीं देखती? वहां पे बच्चे क्यों नहीं है, ये भी देखना चाहिए सरकार को। तो ये सारी चीजें अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो मेरे ख्याल में जो एजुकेशन सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से सुधर सकता है, अदरवाइज ये मजाक है। श्याम सिंह जी, एक बात बताइए कि एक बहुत ही लंबित मसला और बहुत ही पुराना मसला जो है, हर बार हमने देखा है कि बैक टू विलेज कार्यक्रम में या फिर वैसे भी जो चाहे वीडियो ऑफिस हो, जहाँ कहीं पर हम उसको देखते रहते हैं, वो है नरेगा की जो पेमेंट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, चाहे वो सरपंचिस हो या लोगों की हो, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। और ये मसला जो है हर बार ही उठाया जाता है। अभी तक क्या ऐसे कारण, क्या ऐसी वजूहत रही हैं कि ये जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं जी वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है? देखिए सुशील जी, एक बड़ा इशू है ये जो पेंडिंग 16-17 की पेमेंट्स और नरेगा की पेंडिंग पड़ी हुई है, ये सारे ब्लॉक में और पूरे जम्मू कश्मीर में है ये। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें बड़ी बार इसके लिए जहाँ पे डीसी साहब ने दरबार कटरा में लगाया था, वहाँ पे एसीडी के सामने के हमारी बात हुई थी कि बताइए आप ये पेमेंट पेंडिंग क्यों है। तो उन्होंने कहा ये पॉलिसी मैटर है जी, ये वहाँ पे हेरा फेरी हुई थी, कुछ हुआ था। तो मैं ये आपको विस्तार से ये बताना चाहता हूँ हुआ क्या था उसमें, क्योंकि जैसे सरकार का रहता है कि नरेगा में मटेरियल सरकार खरीद लेती है और लेबर जो है वो जो गांव में काम करते हैं उनकी तरफ से, जहाँ थोड़ा बहुत जो मटेरियल जो होता है जैसे पत्थर बजरी, वो जो वहाँ पे काम करने वाला वो वहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो सरकार ने टाइल खरीद ली, उसकी पेमेंट कर दी, सीमेंट खरीदा उसकी पेमेंट कर दी, सरिया खरीदा उसकी पेमेंट कर दी, लेकिन लोगों ने जो पत्थर बजरी और वो लेबर था वो पेमेंट पेंडिंग रह गई। उसके लिए ये कहते हैं कि ये पॉलिसी मैटर है जी, ये अब ऊपर तक मसला चला गया। तो ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल हुआ था, मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन सरकार बजाय इसके कि जिन ऑफिसरों ने वो घोटाला किया, जिन ऑफिसरों ने वो हेरा फेरी की है, जिनकी वजह से ये पेमेंट फंसी हुई है। क्या हेरा फेरी क्या हुई है? हेरा फेरी तो हुई है, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं हो रही तो हेरा फेरी है। अगर पेमेंट उसका ये था कि जितना एस्टीमेट बना था उस गली का, उस गली से जो मटेरियल पेमेंट थी वो ऑफिसर निकाल चुके थे, क्योंकि वो उन्होंने लेनी थी, वो निकाल चुके थे। और बाकी जो लेबर थी, जहाँ थोड़ा बहुत जो बजरी रेता जहाँ पत्थर सप्लाई करने वाले थे, उनकी पेमेंट पेंडिंग थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उसमें हेरा फेरी है, फराड है या कोई गलत है, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिन ऑफिसरों ने उसको काम को पास किया और जिन्होंने वो मटेरियल पेमेंट निकाल ली। अगर मटेरियल पेमेंट आपने निकाल दी और लेबर वाली और पत्थर बजरी वाला जो था वो गांव के गरीब पंच सरपंच और दूसरे लोगों को फंसा दिया आपने, और आज तक उस पर सरकार कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो अगर ये स्कैंडल है तो मैं कहता हूँ उस एसीडी से, जिस एसीडी ने जो काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कितने एसीडी आपने सस्पेंड किए, कितने बीडीओ आपने सस्पेंड किए, कितना दूसरा स्टाफ आपने सस्पेंड किया? किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा सरपंच पंच और लोकल जो लोग थे जिन्होंने वो गलियां बनाई थी, वो लोग बेचारे आज फंसे हुए हैं। उन्होंने, किसी ने घोड़े वाले के पैसे देने हैं, किसी ने टिप्पर वाले के पैसे देने हैं, किसी ने लेबर के पैसे देने हैं, वो बेचारे आज तक चला रहे हैं और सरकार उस पर कोई भी काम करने को, बात करने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं आप मीडिया के लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट जाकर पूछिए, एसीडी से आपको आप पूछिए कि बताइए मुझे कि 16-17 की पेमेंट क्यों पेंडिंग है, क्या घोटाला था उसमें, क्या हेरा फेरी थी, किसने फ्रॉड किया? अगर किसी पंच सरपंच ने या लोकल आदमी ने कोई फ्रॉड किया तो उसके खिलाफ एफआईआर करिए। अगर किसी ने ऑफिसर ने किया तो उसके खिलाफ भी एफआईआर कीजिए। क्यों नहीं हो रही है? गरीब लोगों के पैसे फंसा दिए आपने। वो बेचारे आज तक, जैसे मैं सुन रहा था आपके चैनल में ही, तरीन मैडी के हमारे सरपंच हैं, वो उन्होंने इसलिए काम किया था कि भाई मैं ज्यादा गलियां बनाऊंगा, ज्यादा काम करूंगा तो लोग मुझे वोट देंगे। आज उनको फंसा के रख दिया, इतना पैसा उनका फंसा हुआ है। बेचारे टिप्पर वाले, घोड़े वाले या लेबर वाले उनके घर में बैठे हुए हैं आकर। तो ये मैं कहना चाहता हूँ सरकार को दिख नहीं रहा, और सरकार क्या कर रही है, चोरों को बचाती जा रही है और जो शरीफ लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम किया उनको हरास कर रही है। ये इनका एजेंडा है।